हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं योगेश आहूजा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज हमारी जो टॉपिक चल रहा था, जहां से हमने लिया 24 घंटे में जिंदगी बदले, तो उसके हम 11वें घंटे में बदल जो है पहुंच चुके हैं। 11वां घंटा, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। 11वां घंटे में हम सीखने वाले हैं अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम उनसे नहीं बच सकते। इच्छा, क्रोध, डर, साहस, ईर्ष्या, सहानुभूति, अफसोस, नफरत, प्रेम और खुशी जैसी भावनाएं सिर्फ अक्सर विजेता अभिनेताओं, बच्चों और टीवी कलाकारों के लिए ही सुरक्षित नहीं है। हम सभी इसका अनुभव करते हैं। बहुत पहले अरस्तु के भावना को परिभाषित करते हुए कहा था, जो सुख या दुख के साथ जुड़ी हो, जो सुख या दुख के साथ जुड़ी हो। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के जिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसका मतलब है चलना। हमारी भावनाएं हमें लगातार चलाती हैं। वे हमें या तो किसी चीज की तरफ या उससे दूर ले जाती हैं। कई मामलों में वे हमें अपने मित्रतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण परिवेश से सही तरीके से निपटने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छी दासी लेकिन बुरी मालकिन। अच्छी दासी लेकिन बुरी मालकिन। अगर जीवन में सिर्फ प्रेम, खुशी और शांति की अनुभूतियां ही महसूस हों, तो हमारा जीवन स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन हमें ऐसी भावनाओं को भी महसूस करना पड़ता है जिनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। कुछ के लिए यह दुर्व्यवस्था का चक्र बन जाता है। जैसे साक्षी दर्शनात्मक डेविड ह्यूम ने लिखा था, दुख और निराशा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से ईर्ष्या, ईर्ष्या से दुर्भावना, और दुर्भावना से दोबारा दुख। इस तरह चक्र पूरा हो जाता है। डॉक्टर काफी समय से जानते हैं कि भावनात्मक गड़बड़ी आमतौर पर शारीरिक समस्या से पहले आती है। बीमारी सिर्फ विषाणु से ही पैदा नहीं होती। दरअसल आपका कमजोर प्रतिरक्षण तंत्र उन विषाणुओं को शरीर में घुसने का मौका देता है। जब आपकी भावनाएं असुरक्षित होती हैं, तो आपका प्रतिरक्षण तंत्र, इम्यून सिस्टम भी असुरक्षित हो जाता है। बीमारी फूटे हुए बांध से बहते पानी के समान है। अगर हताशा, निराशा और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं लंबे समय तक कायम रहें, तो मन नियंत्रणकारी शक्ति बन जाता है और शरीर उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसे राजर लेस्ट्रेज ने लिखा था, हमारी प्रबल भावनाओं के साथ ही आग और पानी वाली बात लागू होती है। वे अच्छी दासी लेकिन बुरी मालकिन है। हमारी बुनियादी आवश्यकताएं। मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार हमारा व्यवहार दरअसल 5 बुनियादी आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया है। 5 बुनियादी आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया है। जिन्होंने इन आवश्यकताओं को निचले कर्म से उच्चतम कर्म में व्यवस्थित किया है, उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी निचली आवश्यकताएं पूरी ना हो जाएं, तब तक हम उच्च आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते। पहले नंबर पे आती है शारीरिक आवश्यकताएं। हमारे शरीर को क्या चाहिए? भोजन, पानी, हवा। दूसरे पे हमें आती है सुरक्षा की आवश्यकताएं। खतरे के भय से स्वतंत्रता, परिचित और सुरक्षा के आसपास रहने की जरूरत। तीसरा, जड़ों का एहसास और प्रेम की आवश्यकताएं, संबंध, जुड़ाव, स्वीकृति। चौथा है सम्मान की आवश्यकताएं।
उपलब्धि, शक्ति, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, ओहदा, मान सम्मान। और पांचवा है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता, आत्म संतुष्टि, संभावनाओं की पूर्णता। ज्यादातर लोग पहले और दूसरे पायदान को पार कर लेते हैं, लेकिन पांचवें पायदान तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों? ये तीसरे और चौथे पायदान में ही उलझ कर रह जाते हैं। वे प्रेम और सम्मान के संबंधित भावनात्मक मुद्दे से जूझते हुए प्रस्त हो जाते हैं। भावनाओं को असल उद्देश्य जानना महत्वपूर्ण है। भावनाएं ईश्वर ने हमें इसलिए दी हैं ताकि हम जीवन की संपूर्णता को अनुभव कर सकें। हम सभी संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन दूसरों की सम्मति के चाहने की वजह से अपनी भावनाओं को दबाना सीख लेते हैं। हम उन भावनाओं को नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता। हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सारी भावनाओं का अनुभव करने में कुछ भी गलत नहीं, यह तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहरहाल कई वयस्क बचपन की कुछ विनाशकारी भावनाओं को कभी नहीं छोड़ पाते, जिससे बहुत सारी भावनाएं महसूस करने में रुकावट आती है। आंतरिक उपचार के बारे में सीखने वाले लोग दमती भावनाएं छोड़ने का महत्व जानते हैं। जब हम किसी अतीत की घटना को मुड़कर देखते हैं और उसमें नया अर्थ जोड़ देते हैं तो सुधार का काम शुरू हो जाता है। कई बार भावना को छोड़ने के लिए हमें उस दर्द भरे अनुभव को परखने की जरूरत होती है जिसकी वजह से हमने भावना को दबाया था। उस दर्द को कैसे मिटाया जा सकता है? इसमें आमतौर पर 3 चरणों की प्रक्रिया शामिल होती है। पहली, हम दोबारा उस भावना या घटना तक की यात्रा करते हैं। दूसरी, हम ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ उस स्मृति को वर्तमान में दोबारा जीते हैं। तीसरी, चेतन मस्तिष्क सच्चाई की नई जागरूकता के साथ उस दबी स्मृति की समीक्षा करता है जिससे यह हमें आहत नहीं कर पाती। उपचार तभी होगा जब हम नकारात्मक भावनात्मक अनुभवों से कतराना या उनका दमन करने के लिए कोशिश करना छोड़ देंगे। जैसे कार्ल यूंग ने कहा था, जो इंसान अपने मनोवेगों के नर्क से नहीं गुजरा वह उससे कभी नहीं उबर पाता। अब हम बात करेंगे जिम्मेदार कौन। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने कामों और प्रतिकारों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। कई लोगों के लिए जिंदगी की सबसे विध्वंसक भावना 4 अक्षरों वाला शब्द है, नफरत, हेट। ऐसा लगता है जैसे किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचने भर से ही नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लगती हैं। हमें यह सवाल पूछने की जरूरत है, समस्या की वास्तविक जड़ क्या है? जर्मन कवि हरमन हेस ने सीधे मुद्दे की तरह तह में जाकर कहा था, अगर आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो आप उसकी किसी चीज से नफरत करते हैं जो आपका भी हिस्सा है, जो हमारा हिस्सा नहीं है। उससे हम विचलित नहीं होते। हम दूसरों की उन काली छायों पर ही नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं जो हमारे भीतर भी है। क्या आपने कभी किसी को कहता सुना है, मैं उसके आसपास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता या सकती, वह मुझे बहुत नाखुश कर देती है या कर देता है? चाहे हमें इस बात का एहसास हो या ना हो, दूसरे हमसे जो भी कहते हैं और हमारे साथ जो भी करते हैं वह हमें सिर्फ तभी प्रभावित कर सकता है जब हम खुद को प्रभावित होने दें। हमारे भीतर जो होता है वही हमें सचमुच प्रभावित करता है। हम नफरत या ईर्ष्या जैसी भावनाओं से कभी मुक्ति नहीं हो सकते जब तक हमें यह एहसास ना हो जाए कि दूसरे लोग हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, वे हमारे दुख के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। इन भावनाओं से चकनाचूर हो चुके संबंधों पर प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि हम अपनी भावनाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह उसकी गलती है अगर वह नहीं होता। जैसे बहानों को छोड़ने की जरूरत है क्योंकि वे हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने से रोकते हैं। लोगों के साथ हमारा व्यवहार भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अनंत धारा है
द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स में मनोविशेषज्ञ डेविड विसाकट कहते हैं कि जब भी दो लोग मिलते हैं, फौरन गर्मजोशी या ठंडापन, शक्ति या असुरक्षा का एहसास पैदा हो जाता है। हर व्यक्ति किसी दबंग आदमी की उपस्थिति से ही खतरा महसूस करने लगता है, भले ही उसने कुछ भी ना कहा हो। आप जो परिवर्तन महसूस करते हैं वह सामने वाले का भावनात्मक आभा मंडल है, ओरा है। यह व्यक्ति भावनाओं के साथ बदलता रहता है। हाल के कुछ वर्षों में हुए जैव वैज्ञानिक शोध में एंडोफर्नासिस की खोज हुई। इस खोज के प्रवक्ता डॉक्टर कैंडेस पर्ट ने उन्होंने एंडोफ्रिन का वर्णन करते हुए कहा, शरीर इन रसायनों का पैदा करता है और ये अफीम से भी बेहद दर्दनाक है। ये शरीर पर संजीवनी जैसे असर भी डाल सकते हैं। ये रसायन कैसे बनते हैं? दर्जनों तरीकों से, जिसमें पीठ थपथपाने, गले लगने और मुस्कुराने जैसे छोटे छोटे काम शामिल हैं। प्रेम प्रशंसा मिलने पर ये रसायन पैदा होते हैं, जो हमारी भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी में दूसरों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता होती है। हम सभी आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति, व्यक्तिगत विकास, स्वायत्तता और गहरे व्यक्तिगत अनुभवों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। बहरहाल, इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोशिश की जरूरत होती है। इंसान ईश्वर की अनूठी रचना है। अपनी पहचान बनाने और फिर इसमें निरंतर सुधार करने की योग्यता हमें बाकी प्राणियों से अलग करती है। ईश्वर ने हमें परिभाषित करने की क्षमता दी है कि हम कौन हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें यह फैसला करने की स्वतंत्रता भी दी है कि क्या हम खुद को पसंद करते हैं। कुछ निश्चित ध्वनियां, रंग या छवियां हमें अप्रिय लग सकती हैं, लेकिन जब हम खुद को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो हम उन अंदरूनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते जो ईश्वर ने हमें अच्छी तरह से काम करने के लिए दी हैं। अब हम बात करेंगे दिल से। यह दुनिया बहुत सुंदर है, बशर्त आपका दिल इसमें रम जाए। महान संगीतकार आइगर ट्राफिक्स ने कहा है, मैं जिंदगी में संगीत को कभी नहीं समझ पाया, मैंने तो इसे महसूस किया है। शिक्षा में विचार और भावना में हमेशा स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। संज्ञात्मक क्षेत्र में हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग शामिल होता है। हमारा क्या मतलब है, हम कैसे समझते हैं, हम इसका विश्लेषण कैसे करते हैं, हम इसे कैसे लागू करते हैं। लेकिन एक और दुनिया भी है जिसे भावनात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें हमारा हृदय शामिल होता है। आप किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आपकी भावना क्या है, आपको कैसा महसूस हुआ। जी के चेस्टरन इसी तरह से कहते हैं, आंख से दिल तक एक ऐसी राह है जो बुद्धि से होकर नहीं गुजरती। आंख से दिल तक एक ऐसी राह है जो बुद्धि से होकर नहीं गुजरती। अगर आपका संकल्प संज्ञात्मक स्तर पर ही रुक जाए तो आपको कभी जिंदगी में सार्थक परिवर्तन का अनुभव ही नहीं होगा। इस स्थिति में इकलौता लाभ यह होगा कि आप में लोगों के सामने मूलभूत बातें स्पष्ट करने की योग्यता होगी। कॉस्मेटिक सर्जरी के जाल में फंसने की बजाय हमें इस आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि भीतर होने वाली चीज ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज बार्नर्ड शॉ सतही ने बल्कि गहरी बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा था, खुद को साफ और चमत्कार बनाए रखें, आप ही वह खिड़की हैं जिससे आप दुनिया को देखेंगे। आपने यह बात सुनी होगी, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। लेकिन सच इतना ही नहीं है, आपको 3 खोए शब्द जोड़ने की जरूरत है। इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। जो दिल में भरा होता है वही मुंह से निकलता है।
आपके विचार सोचने और चतुराई भरे शब्द बोलने से कायाकल्प नहीं होगा। आपका सच्चा चरित्र तो भीतर है। अब हम बात करेंगे जिम्मेदारी लेना। 20 साल से ज्यादा समय से फ्रेड ब्रिग्स के व्यवहार का एक सहायक पहलू था। जो लोग उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे, उन्हें पहली नजर में वह मिलनसार और मेहनती पारिवारिक व्यक्ति लगता, क्योंकि उसमें बुरी आदतें ना की बराबर थी। वह शराब या सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन करीबी दोस्तों और परिवार वालों का अनुभव अलग था। फ्रेडी की समस्या क्या थी? छोटी छोटी बात पर उसका गुस्सा भड़क जाता और वह बेकाबू हो जाता। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण ही नहीं था। अचानक मैं लोगों पर बुरी बुरी बातों के चाबुक बरसाने लगता था और मैं अपने भावनाओं को दबा ही नहीं पाता था। उसके गुस्से का विस्फोट पहले तो घर पर होता था, लेकिन बाद में ऑफिस और दूसरी जगह पर भी होने लगा, जब भी उसे कोई बात पसंद नहीं आती। परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। 28 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से के विस्फोट परिवार पर अमिट निशान छोड़ रहे हैं। इनकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। फ्रेड ने इस बारे में कुछ करने का फैसला लिया। एक सुबह जल्दी उठा और आईने में खुद को देखकर बोला, फ्रेड, तुम कभी कभी अपना आपा नहीं खोओगे, कभी नहीं। ज्यादातर लोग हैरान होंगे और हंसेंगे कि इतनी सरल घोषणा गहरी जड़ों वाले व्यवहार को कैसे बदल सकती है। बहरहाल, फ्रेड ने निर्णय और ज्यादातर लोगों की सोच में एक बड़ा अंतर था। फ्रेड का संकल्प दिल से निकला था और उसका इरादा पक्का था। उसने कहा, यह ऐसा ही था जैसे मादक पदार्थों की लत वाला कोई व्यक्ति सुधरने की कोशिश करे। जिस पर मुझे पहला संकेत मिलता है कि गुस्सा आने वाला है, मैं इसे पहचान लेता और अपनी कसम याद कर लेता था। सच तो यह है कि कुछ समय बाद मैं इन भावनाओं का उत्सुकता से इंतजार करता था, ताकि बार बार यह साबित कर सकूं कि मेरा व्यवहार पर नियंत्रण है। बाद में उसकी पत्नी ने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की। वह देखना चाहती थी क्या उसका कायाकल्प वास्तविक है। फ्रेंड ने कहा, अब मैं इस पर हंस सकता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। फ्रेड ज्यादातर लोगों से अलग क्योंकि उसने निर्णय के एक महान पल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। फ्रेड बिग गुस्से ने अपने विस्फोटक पर इसलिए काबू पा सका क्योंकि उसने इसका फैसला कर लिया था। इसमें एक दशक या एक दिन का भी समय नहीं लगा। यह तो फौरन और स्थायी रूप से हो गया, क्योंकि यह संकल्प सबसे प्रबल भावनाओं के स्रोत से निकला था। यह उसके दिल से निकला था। फटाफट उन भावनाओं की सूची बनाइए आप सब, जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली भावना चुने और उसे स्थायी परिवर्तन करने का संकल्प करें। तो आपको आज जिम्मेदारी लेनी है। आज आपको अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, जिम्मेदारी को समझना है और अपनी भावनाओं पर काबू करना है। तभी आप अपने अंदर जो है चेंज ला पाएंगे। तो हम अभी आज के लिए ये सेशन में इसके बारे में यहीं तक था। तो आगे मिले में हम 12वें घंटे में, 12वें घंटे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने डाटा बैंक में क्रांति लाए। तो मैं योगेश आहूजा अभी आप सबसे इजाजत लेता हूँ। ये हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया, धन्यवाद।